हेलो, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ठीक है। तो टुडेज टॉपिक है आपका हेल्थ एंड डिजीजेज। जैसा कि शुरुआत से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है। तो उस पहला सुख निरोगी काया के लिए हमें हेल्थ का कंसेप्ट समझना है। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, जैसा कि सबसे ही पता है कि अपने आप के शरीर को स्वस्थ मानक जो रूप में पाया जाता है उसको अपन स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य की अनेकों परिभाषाएं दी गई है, लेकिन जो चीफली अपन जाते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा के अंदर, हाँ, तो इसकी सर्वमान्य परिभाषा ले लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा एक परिभाषा दी गई है उसके 1948 के अंदर। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। स्वास्थ्य केवल कोई कमी या अपंगता का सूचक नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब एक ऐसी तंदुरुस्ती की दशा है जिसमें आपका सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ओके होना चाहिए। तो लिखें, हेल्थ इज complete state of physical, mental and social well-being. Not merely an absence of disease or deformity. स्वास्थ्य शरीर की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है या दशा है, न केवल बीमारी या किसी अयोग्यता या अपंगता की स्थिति। ठीक है। तो इस हिसाब से अपने हेल्थ के अंदर जो डिसाइड करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। सब हेल्थ हो गई, तो हेल्थ को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो हेल्थ को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक तो होता है आपका जेनेटिक्स फैक्टर अफेक्ट्स हेल्थ। सबसे पहला था आपका जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। शरीर के अंदर जो जीन्स पैटर्न है या क्रोमोसोम्स है वो आपके स्वास्थ्य की दशा को निर्धारित करते हैं। आपका फिजिक कैसा होगा, आपको कोई जन्मजात बीमारियां होगी कि नहीं होगी, या आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट आगे कैसे होगा, सारा का सारा इस जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको शुरुआत से ही कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है तो वो आगे आपको शुरुआत से जेनेटिक डिजीज या कंजेनाइटल डिजीजेस दे के चलता है। जन्मजात बीमारियां जेनेटिक्स के अंदर हो सकती है, जो आगे जाकर के अपन पढ़ते हैं, जैसे कि आपके सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इस तरह की ये जेनेटिक्स आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। नंबर 2 पे आ जाता है आपका कि चारों ओर आपका पर्यावरण कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है। एनवायरमेंट आपका कैसा है। अब एनवायरमेंटल कॉजेज को भी, पर्यावरण को आप आगे 3-4 भागों में वापस डिवाइड कर सकते हो।
सबसे पहला फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके जैसे चलते हैं कि जल, वायु, ये प्रदूषण वगैरह होते हुए आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट या भौतिक पर्यावरण। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आपके जो चारों ओर का परिवेश है, जिसमें आपका खुद का मानव से मानव संबंध है, आपके चारों ओर जो भी जीव जंतु जगत आपके चारों तरफ मौजूद है, जिसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर के जंतु जगत तक आ जाता है, उनके साथ में आपका क्या इंटरेक्शन है, उनके साथ में क्या अंतर संबंध होते हैं, उनसे वजह से आपको कौन सी बीमारियां मिल सकती है और क्या आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, वो चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक उदाहरण के तौर पर दे दें, जैसे कि डॉग्स। ठीक है, जनरली आपके साथ में रहते हैं, लेकिन काटने से एक रेबीज नाम की डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट या सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज के साथ में तारतम्य बना करके चलना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका क्या होता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, वो अकेला रहने लगता है, जो उसके आगे चल करके मानसिक और शारीरिक बीमारियों का घर बनता है। जैसे एक चीज़ मान लो, एक आदमी है बहुत ही तंग अकेला रह रहा है, किसी समाज के साथ में नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या है कि कुरीतियों के अंदर चला जाएगा, जैसे कि नशा संबंधी, और नशे उसकी बीमारियों को घर करने लगता है। ठीक है, एक आती है आपकी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल या जीवन शैली। आपका जीवन जीने का ढंग कैसा है, वो आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। एक व्यक्ति है जो सुबह उठ करके डेली अपना रूटीन का नित्य कर्म करने के बाद करता है, व्यायाम करता है, अपना घर का काम करता है, सर तरीके से छोटे मोटे व्यायाम है या आपके योगा है, सब कुछ करता है, तो उसका शरीर अपेक्षाकृत फिट रहेगा या तंदुरुस्त रहेगा। दूसरा आदमी है कि जो बिल्कुल विलासिता वाला जीवन जी रहा है, खाया पिया सो गया, बिल्कुल आराम करना है, तो उस व्यक्ति को क्या है कि उसकी जीवन शैली से संबंधित कुछ न कुछ बीमारियां हो जाएगी। जैसे ज़्यादा खाने पीने वाला आदमी और मेहनत नहीं करता, उसको एक डायबिटीज़ या मधुमेह नाम की बीमारी होती है। ठीक है, दूसरी जीवन शैली है कि मैं नशे पते वाली ज़िंदगी में चला गया, ठीक है, मेरी आदतें ही खराब हो गई, तो वो मेरी बीमारियों का घर पड़ जाएगा। दूसरी मेरी एक आदत है कि मैं अब मेरा हैंड वॉश वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, सीधे खाना खाता हूँ, तो वो भी बीमारियों का घर है। तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है वो आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। फिर आती है कि आपको सरकार क्या सुविधाएं दे रही है। ठीक है, जिसमें से एक लिखते हैं अपन लिटरेसी। साक्षरता क्या है। जितना व्यक्ति शिक्षित होगा उतना ही वो अपने और स्वास्थ्य के बारे में समझ पाएगा। ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का सीधा ही एक दूसरे का गणित में कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट रेशियो है, सीधा संबंध है। जब तक व्यक्ति को यही नहीं पता है कि मेरी ये चीज़ करने से मेरे को ये बीमारी हो सकती है, तो वो उस चीज़ में जाएगा, वो अपने आप अंधविश्वासों के अंदर और कुछ कुरीतियों के अंदर रहता है, और उसके कारण वो बीमारियों को पनपाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एक कि सरकार जो लिटरेसी तो हो ही गई, पांचवा फैक्टर आ जाएगा आपका कि आपको हेल्थ सर्विसेज कैसी मिल रही है। हेल्थ सर्विसेज कैसे, अब बीमारी होना तो जायज़ हो गई, लेकिन उसके होने के बाद में सरकार आपको उस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, कैसे आपको संसाधन दे रही है, स्वास्थ्य सेवाएं। तो इन स्वास्थ्य सेवाओं से क्या होता है कि व्यक्ति को उपचार की सुविधा तुरंत मिल जाती है, जिससे कि बीमारियों की रोकथाम शुरुआती स्तर पर ही हो जाती है, और उसका जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक खर्चा वगैरह सब कुछ बच सकता है। लेकिन जब बीमारी विकराल रूप धारण कर ले तो उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है। तो हेल्थ सर्विसेज आगे। लास्ट एंड फाइनल चैप्टर जो इसका आता है न्यूट्रिशन, जो कि अपन ने न्यूट्रिशन में पढ़ा था। न्यूट्रिशन या पोषण।
शरीर आपका है। अब शरीर की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति आपके भोजन के माध्यम से होती है। और उस भोजन में आपको न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ मिलते रहते हैं, तो आपका शरीर उसके अनुसार वृद्धि करता रहता है। लेकिन अगर उसी के अंदर आपको पोषक तत्व बराबर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, तो शरीर को कुछ पोषण की कमी के वजह से कुपोषण संबंधी बीमारियां हो जाती है, जो अपन ने आगे बढ़ी थी। प्रोटीन की कमी से होने वाली पीएम डिजीजेज, क्वाशियोरको और मेरास्मस, ठीक है। और विटामिन की कमी के कारण होने वाली कई बीमारियां, जैसे एक पेलेग्रा थी, जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से थी, विटामिन डी और उसकी कमी से रिकेट्स थी, विटामिन ई की कमी के कारण फर्टिलिटी डिसऑर्डर होते हैं, और ये चीज़ें चलती रहती है। विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है। ये चीज़ें सारी की सारी न्यूट्रिशन बेस पे आ जाती है, बेरी बेरी बी की कम, बी थाइमीन की वजह से, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रिशन का पोर्शन भी आ जाता है। तो अपना हो गया हेल्थ क्या है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तंदुरुस्ती की एक दशा है, जिसको स्वास्थ्य कहते हैं। और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक ये है, ठीक है। अब आता है डिजीज क्या है या रोग क्या है। डिजीज या रोग। अब इस शब्द को लें तो डिस प्लस ईज, डिस प्लस ईज यानी आपको आराम नहीं है। डिस का मतलब आपको तकलीफ है, मतलब वही आपकी बीमारी हो गई। डिस प्लस ईज यानी आपको आराम नहीं है, चैन नहीं है, वो डिजीज के अंदर आ जाता है। अब डिजीजेज के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वापस वही बता दिया कि डिजीज के कारण कोई भी कारण के आधार पर डिजीज को कुछ ग्रुप में अपन डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज कैसे कैसी होती है। तो डिजीज का कारण जो होता है, इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन है पैथोजन के बेस पर, यानी रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं के आधार पर, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों के आधार पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हो सकती है साहब? एक तो बैक्टीरियल हो सकती है, ठीक है। वायरस के कारण होने वाली वायरल हो जाएगी। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली प्रोटोजोवल हो जाएगी, ठीक है। वर्म्स के कारण होने वाली वर्म डिजीजेज हो जाएगी। और बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोवल, ये कुछ डिजीजेज इसके अंदर है। फंगस, फंगल डिजीजेज, ये जो रोग के कारणों के आधार पर हो जाती है। फिर आती है आपके कि कुछ डिजीजेज आपकी जेनेटिक्स पे बेस होती है, तो वो आनुवंशिक रोग आ जाएंगे, आनुवंशिक रोग आ जाएंगे जो क्रोमोसोम और जेनेटिक विकारों के कारण होते हैं, आनुवंशिक रोग हो जाएंगे। फिर आती है कुछ पोषण संबंधी विकार रोग, तो वो आ जाएगी डेफिशिएंसी डिजीजेज, डेफिशिएंसी डिजीजेज या पोषण संबंधी विकार। एक आ जाती है आपके फिजियोलॉजिकल डिजीजेज, फिजियोलॉजिकल डिजीजेज। ये फिजियोलॉजिकल डिजीजेज ऐसा समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर कुछ जैविक क्रियाएं होती है, वो जैविक क्रियाएं आपके अंदर बीमारी को कारण उत्पन्न करती है। जैसे एक छोटा सा लेकर के चलते हैं अपन, किडनी डिजीज, ठीक है। होता है क्या है कि आप डाइट जो ले रहे हो, डाइट लेने के बाद में जो प्रोटीन का बेस होता है नाइट्रोजन ग्रुप, जिसमें अमीनो ग्रुप्स आते हैं, तो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है यूरिया। यूरिया जो बनता है उसको किडनी लेके, उसको ब्लड लेके जाता है किडनी में, और किडनी उसको डिस्फ्यूज करके बाहर कर देती। अब कुछ फिजियो जैविक क्रियाएं ऐसी हुई जिसके कारण आपकी किडनी खराब हो गई, तो वो जो यूरिया और क्रिएटिनिन जो बनते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, तो आपको किडनी डिजीजेज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि किडनी डिजीजेज, किडनी की डिजीज, ठीक है। और एक हार्ट डिजीजेज, जिनको अपन कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। इसमें भी क्या होता है कि आप डाइट ले रहे हो जिसके अंदर आपके फैटी एसिड्स वगैरह, जिसमें ट्रांस फैट है, अनसेचुरेटेड फैट्स है, उनका बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो, तो क्या होता है आपके कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आगे जा कर के, अगर उसके अंदर कैल्शियम की भी मैक्सिमिटी है तो वो क्या करती है, प्लाक बना देती है नसों के अंदर।
जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर प्लाक बना देती है, थक्का टाइप बना देती है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से रुकावट आने लगती है खून के प्रवाह में, और आगे चल करके ये किसी हार्ट मसल्स, हार्ट की मेन मसल्स को सप्लाई नहीं हो पाती है, तो हार्ट अटैक आता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो पैथोजेनेसिटी पे आ गई, जेनेटिक्स पे आ गई, डेफिशिएंसी पे आई, फिजिकल डिजीजेज आ गई। कुछ डिजीजेज होती हैं जो वेक्टर बॉर्न होती है, वेक्टर बॉर्न, वाहक के द्वारा जो बीमारियां होती है उनको कहते हैं, जैसे मच्छर से होने वाली बीमारियां। ठीक है, मच्छर वाहक है, मच्छर के कारण मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की बीमारियां होती है। ठीक है, अब एक चीज और आती है कि ये चीजें तो चलती चलती, हाँ एक और होती है कि आपको कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट से कुछ डिजीजेज हो जाती है। जैसे कि आपको ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, चोट लगी, आप में के अंदर कोई पाँव के अंदर चोट लगी, विकलांगता आ गई, हाथ पाँव टूट गया, तो वो उसके अंदर आ जाती है फिजिकल फोर्स के द्वारा। ठीक है, एक आती है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस जो आती है वो भी अपन बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर कुछ आपके कह सकते हैं ब्रेन फंक्शंस के लिए कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे डोपामिन है, सीरोटोनिन है, इनके केमिकल्स के अंदर कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे डिप्रेशन है, मेनिया है, इस तरह से मनोभ्रंश है, भूलने की बीमारियां हैं, ये चीज़ें होने लगती है। तो मोटा मोटा अपन डिजीजेज को इन डेफिशिएंसी आधार पर बांट सकते हैं, पैथोजन के बेस पे, जेनेटिक्स पे, डेफिशिएंसी डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिजीज और वेक्टर बोर्न डिजीजेज। लेकिन अपन इन डिजीजेज को दो फैक्टर में याद करेंगे, बीमारी फैलती है या नहीं फैलती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। उनको पढ़ेंगे तो उनमें से ये बीच में से निकल जाएगी, सिर्फ एक आएगी नहीं, कौन सी, फिजियोलॉजिकल, बाकी सारी डिजीजेज अपने उसके अंदर आ जाएगी। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं जेनेटिक डिजीजेज या कंजेनाइटल डिजीजेज जो पहले से है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसीजेज। जेनेटिक डिजीज को समझने से पहले अपने को यह समझना होगा कि जो ह्यूमंस के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं। एक तो होते हैं 22 पेयर्स, और एक पेयर जो होती है 23rd पेयर जो होती है आपके सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई। इनको अपन ऑटोसोमल या सजातीय गुणसूत्र कहेंगे, ऑटोसोमल। ठीक है, और इनको कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 43 पेयर और 23 पेयर और 46 हो जाएंगे आपके। अब होता क्या है कि जो डिजीजेज इन ऑटोसोमल्स पर होती है तो उनको ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं, और जो जेनेटिक सेक्स हार्मोन के साथ में होती है उन्हें सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीजेज कहते हैं। अब एक चीज और होती है कि कोई भी सेल होती है, कोई भी सेल होती है, तो वो सेल के अंदर दो तरह के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस बोलते हैं समसूत्री विभाजन और मियोसिस बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसके अंदर जो सेल्स बनती है वो माँ जो मैटरनल सेल होती है उसकी तरह की तरह 2n नंबर होती है, द्विगुणित सेल्स बनती है जिसके अंदर क्रोमोसोम द्विगुणित रूप में मौजूद होते हैं। यानी इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम इसके अंदर ही होंगे। लेकिन मियोसिस के अंदर दो फेज में होता है, लेकिन लास्ट फेज के अंदर जो सेल्स बनती है वो n होती है, डिप्लॉइड करके ये हैप्लॉइड स्टेज में होती है, अगुणित फेज जिसके अंदर n होते हैं। अब n क्यों होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के अंदर जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कोई भी फादर और मदर
से जो आपकी अगले संतान है उसको जो क्रोमोस जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो आधे नंबर में मिलता है, यानी कि 23 इससे मिलेंगे और 23 इनसे मिलेंगे, तब जाकर के ये 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब क्या हो सकता है, फादर से तो हो गया आपका 22 प्लस वाई हो गया 23, और ये हो गया आपका 22 प्लस एक्स, तो ये 23 ये कहने का मतलब हैप्लॉइड नंबर जो आती वो आकर के मिलता है। ये मेयोसिस का काम है। तो प्रजनन के अंदर ये इस टाइप का काम चलता है। हालांकि सेल्स के अंदर डिवीजन होता रहता है, लेकिन ये एक कंसेप्ट समझना है कि होता क्यों और क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ते हैं डिजीजेज की ओर। अनुवंशिकी रोग जो है ना, ज्यादातर जिन लोगों ने डिस्कवर किए उन्हीं के नाम पे पड़ गए। जैसे क्लीन फेल्टर ने डिस्कवर किया, क्लीन फेल्टर के नाम से। डाउन सिंड्रोम जिसने डाउन्स के नाम से डिस्कवर किया उसी के नाम से हो गया, ये चीज आती है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो आपका है, हीमोफीलिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है और इनहेरिट डिसऑर्डर भी है। आनुवंशिकी के कारण होने वाला तो रोग तो है ही है, लेकिन ये विरासत में आगे से आगे आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिलता है। तो वंशानुगत भी हो गया और जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो गया, दोनों चीजें। अब इसके अंदर एक समझते हैं कि ये जो डिजीज है वो एक्स लिंक्ड जेनेटिक, जो आपने अभी बताया था ना सेक्स हार्मोन, उसमें एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है या बीमारी है। अब होता क्या है कि जनरली ये समझते हैं कि इसके अंदर दो जीन्स का एक होता है, एक जीन तो होता है डोमिनेंट जो प्रभावी होता है, और एक रिसेसिव होता है जिसके अंदर उसके लक्षण आते नहीं। जिसके लक्षण आते हैं वो डोमिनेंट, जिसके लक्षण नहीं आते हैं वो रिसेसिव। तो उसके बेस पे एक चलते हैं। अब इसके अंदर एक समझें कि होता क्या है कि मदर है आपके एक्स और एक्स, फादर है एक्स और वाई। अब इसके अंदर जो डोमिनेंट है उसके ऊपर तो एच जीन है और रिसेसिव है जो एच जीन। अब रिसेसिव क्या है कि हीमोफीलिया बीमारी है क्या, पहले ये समझते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ना, क्लॉटिंग डिस्टर्ब हो जाती है साहब, क्लॉटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, क्लॉटिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है। इसके कारण मरीज की जो रक्त स्राव होता है होने लगता है और थक्का नहीं बनता है, रक्त स्राव में थक्का नहीं बन पाता है। और इसके अंदर जो फैक्टर 8 है और फैक्टर 9, ये दो फैक्टर 9 नहीं बन पाते हैं। टोटल 13 फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग के अंदर, तो इन दो फैक्टर का इनका नहीं बन पाता है। इनकी कमी से क्या होता है, ये चीज बन नहीं पाती है। एक्स लिंक्ड है। अच्छा, इसमें जो लेडीज होती है वो इसके जनरली कैरियर होती है, वो आगे बढ़ाती है, और मेल जो होता है वो इस रूप से प्रभावित होता है। कैसे होता है ये समझ लेते हैं। एक्स, अब आप सॉरी, ये एच जो है ना, ये हीमोफीलिया को जो क्लॉटिंग फैक्टर को रोकने वाला जीन है एच, उसकी वजह से। ठीक है, और ये आ गया एक्स वाई। अब पहले एक्स को और इस एक्स को लेते हैं तो एक्स एच और एक्स ई बन गई। ठीक है, नेक्स्ट इसका लिया अपन ने इसके साथ में एक्स एच और वाई। अब इस एक्स को लिया इसके साथ में एच और एच, नेक्स्ट एक्स गया एच वाई। अब क्या होगा देखो, ये जो एच है इसके साथ में मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। अब क्या हुआ,
इसका आ गया प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसके साथ में, नेक्स्ट आ गया इसके साथ में, ओके। वाई के ऊपर कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इस चीज को, पैटर्न को समझ लेते हैं। अब देखो इसके अंदर जो एच डोमिनेंट है, एच डोमिनेंट है, ये क्या करेगा कि इसके अंदर हीमोफीलिया के फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट है तो हीमोफीलिया के इफेक्ट आने ही नहीं देगा। तो उसके अंदर वो फैक्टर होते हैं जो फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर को बना देते हैं। तो ये इसके साथ में एच डिजीज वाला जो है रिसेसिव जीन है, फिर भी उसके अंदर लक्षण नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरे वाले से ये काम चला लेगा। इसमें भी एक्स फैक्टर पर जो डोमिनेंट एच जीन है वो आपके क्लोटिंग फैक्टर बना देगा, तो इसमें भी बीमारी के लक्षण नहीं आएंगे। वापस इसके अंदर एक्स के ऊपर एक्स लिंक्ड ही है, एक्स पे ध्यान देना है। इसके अंदर क्या है साहब, आप वापस वही चीज आ गई, इसमें एक्स है तो वो उसका काम चला लेगा, इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर इसके बेचारे के पास एक्स एक ही है, और वो भी कौन सा है, रिसेसिव जीन वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा, इसका रोगी हो जाएगा। और ये दोनों रह जाएंगे वेक्टर, ये हो जाएगी वेक्टर, ठीक है। ये चीज एक्स एच एच हो जाएगी, ये दोनों बड़े आएंगे, ठीक है। और ये नॉर्मल रहेगी, ये आ जाएगी नॉर्मल। हालांकि इसमें भी कोई डिजीज के लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन ये कैरियर, सॉरी वेक्टर नहीं, कैरियर, ये कैरियर बन जाएगी। तो ये आपका हीमोफीलिया डिजीज होती है, ठीक है। हीमोफीलिया में याद ये रखना है कि ये एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज है, हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज है। एक्स गुणसूत्र संलग्न बीमारी है, ठीक है। जिसके अंदर होता क्या है कि क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 नहीं बन पाते, 8 और 9 बन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। नतीजा क्या होता है कि चोट लगने पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। वंशानुगत रोग है, ये भी एक बता देते हैं, इनहेरिटेंस वाली बीमारी है, एक पीढ़ी से आगे फैलती रहती है। अच्छा, इनहेरिटेंस में भी क्या होता है कि उन परिवारों में जिनमें आपसी संबंधों के अंदर शादियां हो जाती है, उसके अंदर ये मोस्ट कॉमन रहेगी, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर को शुद्ध हिंदी में कहेंगे वर्णांधता, वर्णांधता यानी रंगों को पहचान नहीं पाता है। तो आपने जो प्रिंटर वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर 3 से कलर मेन होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, RGB। ये 3 कलर ही बना करके आपके कलर्स बनते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाला पेशेंट जो होता है, उसके अंदर ग्रीन और ब्लाइंड जो होता है, ये ब्लू, इनको पहचानने की क्षमता नहीं रहती उसकी, ठीक है। रेड का भी है, ये रेड और ग्रीन के अंदर स्पेशली नहीं कर पाता है, रेड और ग्रीन के अंदर स्पेशली डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ब्लू का भी होता है लेकिन रेयर चांस है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आइज की स्ट्रक्चर को समझना होगा अपने को। आइज के जो पर्दा होता है रेटिना, उसके अंदर आपके होते हैं कॉन्स और रोड। क्या होते हैं? कॉन्स और रोड्स। जो कलर पहचानने का काम करते हैं ये कॉन्स करते हैं, शंकु, ठीक है। ये कलर को पहचानने का काम करते हैं। अब होता क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस वाली डिजीज के अंदर क्या होता है, इन दोनों को पहचान नहीं पाता। अच्छा, एक वेवलेंथ सिस्टम होता है आपका विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। यहां तक जाते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कम है और यहां जाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है।
वेवलेंथ होती है, जो अपने प्रकाश की किरणें होती है ना, तरंगे होती है, उस तरह से इनके कलर, प्रकाश का जो स्कैटरिंग होकर के आपका जो कलर्स बनते हैं वो आके चलते हैं। विबग्योर की इसकी जो वेवलेंथ होती है कम होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इनकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है। जितनी वेवलेंथ कम होती है वो कम दिखाई देगा, और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो आसानी से चमकदार दिखाई देता है। एंगल का मैं अभी डिक्लाइन वो फिजिक्स की क्लासेस में सही ढंग से पढ़ के बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें एंगल का ऐसा नहीं है, जो पैटर्न है वो है, याद रखना है। ठीक है, अब मेन चीज़ आता है एंगल में, तो वो प्रिज्म वगैरह हुआ उसमें चलते हैं, कौन सा एंगल बनता है क्या बनता है वो उस पर जाके डिपेंड आ देंगे। ठीक है, कौन ठीक है, अब अपन समझते हैं कि जो ये वेवलेंथ मैंने इसलिए बताई कि ये कौन्स जो होते हैं ना, तीन तरह के टाइप होते हैं। स्मॉल वेवलेंथ को डिटेक्ट करने वाले, मीडियम वेवलेंथ को डिटेक्ट करने वाले, और लॉन्ग वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो ये मीडियम और लॉन्ग वेव्स जो होते हैं ना, ये ग्रीन और रेड को देख लो, रेड आएगी लॉन्ग वेव्स में, ग्रीन आएगी मीडियम वेव्स के अंदर। इन दोनों को ये पकड़ नहीं पाते, इन कलर्स को दिक्कत आती है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब आपकी सर्विस लग जाती है तो फिजिकल चेकअप करने के लिए कलर की बुक होती है, जिसके अंदर डॉटेड डॉटेड करके फिगर्स बनाए होते हैं, कलरफुल पेज होते हैं, फिर उसको पलटता जाता है, आप इसको रीड करो। अगर जो कलर ब्लाइंड नहीं है वो तो आसानी से रीड कर लेगा, और जो कलर ब्लाइंड है वो उसके अंदर डिजिट को रीड नहीं कर पाता। यहाँ से उसको डिस्टिंग्विश हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस अगेन कहें तो ये भी एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज है, और ये भी वापस क्या है, आपके इनहेरिटेंस है, यानी कि आपकी आगे से आगे वंशानुगत रोग हो जाता है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, एक ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर भी एक क्रोमोसोम है, सेवंथ क्रोमोसोम जो होता है ना, उसके अंदर क्या है, ये जो आपका मैंने बताया ना ब्लू वाला, अगर इस कलर ब्लाइंडनेस का होगा तो वो सेवंथ क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, न कि सेक्स क्रोमोसोम। अगर उसके अंदर डिफॉर्मिटी है तो उसके अंदर ये ब्लू कलर को भी नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, एक्स लिंक्ड वाले में तो ये दो कलर आ जाएंगे, ग्रीन और रेड, लेकिन सेवंथ ऑटोसोमल अगर एबनॉर्मलिटी है तो ब्लू भी नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाती है आपके कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं अपन, ये जो वंशानुगत के अंदर अपन दो ही लेते हैं, एक सिकल सेल एनीमिया है, लेकिन वो वंशानुगत नहीं कह सकता मैं एक बार। ठीक है, ये दो पढ़ के आगे बढ़ते हैं अपन, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अच्छा, ये वर्ड जो सिंड्रोम है ना, ये क्या है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसमें आते हैं उनको सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ये भी वापस एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के कारण होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, जो आपके 22 पेयर के क्रोमोसोम थे वो ऑटोसोम क्रोमोसोम कहलाता है, और एक क्रोमोसोम आपका सेक्स क्रोमोसोम रहता है। अब इसके अंदर ऑटोसोम के अंदर कौन सा टोटल तो होते हैं 22 पेयर, उसमें से भी 21 जो क्रोमोसोम होता है उसकी क्या होती है, ट्राइसोमी हो जाती है। 21वां गुणसूत्र जो होता है ऑटोसोमल, उसके अंदर ये डिजीज होती है। ठीक है, और इसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। अब मैंने जो बताया था थोड़ी देर पहले कि जो अर्धसूत्री गुणसूत्री विभाजन होता है मियोसिस, उसके अंदर आपके हैप्लॉइड नंबर के अंदर सेल्स बनती है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट भी वही है, जब सेल डिवीजन होता है तो ये 21वां गुणसूत्र जो होता है ना, उसका अर्धसूत्री विभाजन गड़बड़ा जाता है। ठीक है, और होता क्या है, उसके अंदर एक अतिरिक्त धागा और बन जाता है एक पेरेंट के अंदर। ठीक है, या वो खुल नहीं पाता है, तो अब होता क्या है कि मैटरनल साइड से या पेरेंटल साइड से जो एक्स्ट्रा जीन्स है वो इसके अंदर एक आके मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके मिल जाता है, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपके 22 पेयर तो है ही, प्लस जो
एक ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई, जो 21वां क्रोमोसोम था ना वो एक्स एक्स वाई करके हो जाएगा, यानी इसके अंदर क्या आ गया, डबल एक्स आ गया, एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, तो टोटल हो गया आपके 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं इसके अंदर, टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे आपके इसके अंदर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ की कमी हो तो भी गड़बड़, और एक्स्ट्रा हो तो भी गड़बड़, ये अब आपके पास में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पड़ा है साहब, ये आपको दिक्कत देगा आप, ठीक है, क्योंकि डीएनए और जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो आपको शरीर को आगे से आगे बनाते हैं। तो इसकी वजह से जो लक्षण आते हैं वो लक्षण क्या आते हैं, सिम्टम्स आता है। सबसे पहला तो ये जो बच्चे होते हैं कंपेरेटिवली दूसरे बच्चों से क्या होता है, मेंटली रिटार्ड होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि स्पेशल स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनते हैं जहाँ इनकी पढ़ाई होती है, ताकि उनकी जो आपके स्किल्स को डेवलप किया जा सके। दूसरा, ये जो बच्चे होते हैं इनका जो सिर होता है वो सामान्य बच्चों की तुलना में छोटा होता है। कैसा होता है, सिर छोटा होता है, सिर छोटा होगा, ललाट छोटा होगा, कान जो होते हैं इनके वो भी छोटे होते हैं, कान की साइज छोटी होगी। कई बच्चे होते हैं इनकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जीभ भी कई बार क्या होती है, बाहर निकली हुई होती है, जीवा, प्रोट्रूड टंग कहते हैं, प्रोट्रूड टंग कहते हैं। सिर छोटा, कान छोटे, जीभ बाहर निकली हुई। अच्छा, आंखें जो होती है ना इनकी छोटी होती है, जो मंगोली लोग होते हैं ना, मंगोल लोग, चीनी लोग, उन टाइप की इनकी प्रेजेंटेशन आती है, छोटी, क्योंकि वो बर्फीले इलाके में रहते हैं तो उनकी आंखें छोटी होती है। तो इस डिजीज को मंगोलिज्म भी कहते हैं, इस डिजीज का दूसरा नाम हो गया मंगोलिज्म, मंगोलिज्म डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। फिर इनका जो नाक आता है वो नाक होता है इनका चपटा, फ्लैट नोज होता है, फ्लैट, एकदम से फ्लैट नहीं होगा, कंपेरेटिवली फ्लैट होगा। अच्छा, अब इनकी जो हाइट और कद जो होगा ना वो इनका अपेक्षाकृत छोटा होगा, बोने छोटा कद में होंगे, ठीक है। एक इनकी स्पेशल पहचान होती है कि जो हाथ की हथेली और पांव की जो होती है, पांव का तला, फुट, वो आपके साइज में छोटे होते हैं थोड़े, क्या होते हैं, हाथ और पांव छोटे होते हैं। जो आपकी पाम होती है हथेली, उसके अंदर ये जो बीच में एक लाइन होती है ऊपर वाली, ये सिंगल सीमियन क्रीज होगी, कैसी होगी, सिंगल सीमियन क्रीज, जो ये चांद रूपी क्रिसेंट फॉर्म बनता है वो सिंगल होगी और पूरे हथेली के अंदर आर पार होगी, ठीक है, ये चीज होती है। दूसरा, आप फुट को देखते हैं तो फुट भी साइज छोटी होगी, लेकिन उसके अंगूठे, ग्रेट टो और टो के बीच में गैप ज्यादा होगा, और फर्स्ट टो के बीच में क्या होगा, गैप ज्यादा होता है, ऐसे खुला दिखता है पांव, पहली अंगुली जो होती है उसके बीच में गैप ज्यादा दिखता है, नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, अलग से दिख जाएगा पांव उसका कैसा होता है। मंद बुद्धि की पहचान तो वही होगी कि बच्चा जो है, एक नॉर्मल बच्चा काम करता है, अपना हाथ से कोई चीज़ उठा लेता है, पहचान लेता है, काम कर लेता है, पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, तो उस बच्चे के क्या है, बोलना धीरे सीखेगा, पेंसिल पेन चलाना धीरे सीखेगा, ये चीज़ें होती है। तो मेंटली रिटार्ड रहता है, उसके माइलस्टोन डिले होते हैं, यानी कि एक समझ लो उसकी मेंटल एज जो होगी ना वो उसके उम्र के बराबर वाले बच्चे से कम होगी, ठीक है, वो सामान्य तरीके से बोल नहीं पाता है, ये चीज़, ये इसके डाउन सिंड्रोम के फीचर्स आते हैं। तो ट्राइसोमी ऑफ 21 और एक्स क्रोमोसोम के कारण ये है, ठीक है। हाँ, इनकी चीज एक और होती है, इनकी जो मांसपेशियां होती है ना वो बहुत ही क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मसल्स जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, तो ये कोई भी आसानी से मुड़ना उठाना करना, हाथ वगैरह वो चीज होती है, तो मसल्स इनकी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मसल्स फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा, ये सब चीजें हैं, तो इन बच्चों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, वो कम होती है। ऐसे बच्चे जनरली 18 से पहले पहले कुछ बीमारियों के कारण चले जाते हैं, या बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो
20-25 साल या 30 साल उम्र निकालते हैं। ज़्यादातर लोग अपने एडल्ट स्टेज से पहले पहले ये जो जाते हैं। अब उस पर डिपेंड करता है कि घर वालों की केयर कैसी है, क्या है वो चीज़। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और एक टर्नर सिंड्रोम, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो याद होगा। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम मेल जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, और टर्नर सिंड्रोम के अंदर फीमेल डिस्टर्ब होती है। ठीक है। अच्छा, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम ये वापस सेक्स क्रोमोसोम पे, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम वो ऑटोसोमल पे था, ये वापस सेक्स लिंक्ड होंगे, क्लीनफेल्टर और टर्नर। दोनों ही क्या है, सेक्स क्रोमोसोम के कारण होते हैं। अब इसमें क्या है कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो आपका वापस अगेन ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। और इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है आपका। क्रोमोसोम इसके अंदर फिक्स नहीं बताया इसने। सेक्स क्रोमोसोम तो वही हो गया, फिक्स कैसे होगा? ऑटोसोमल होगा तो काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम तो सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज है, और इसके अंदर क्या होता है कि ट्राइसोमी हो जाती है। सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। और उसके अंदर ट्राइसोमी हुई, वो किसके कारण हुई है? 21 के कारण। इसमें सेक्स क्रोमोसोम के कारण ट्राइसोमी, ये डिफरेंट है इन दोनों में। ठीक है। अब इसके जो आगे जाकर के चेंजेज आते हैं वो क्या चेंजेज आते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में? होता क्या है, जब ये छोटा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ग्रोथ कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही बड़ा होगा तो उसके अंदर प्यूबरिटी जो होती है, वयस्क होने लगता है जब, या एडल्ट होने लगता है, तो उसके अंदर मेल प्रभावित होता है। ये होता क्या है, जो उसके जननांग विकसित नहीं हो पाते हैं और उसमें प्यूबरिटी वाले सिम्टम कम आते हैं। जैसे एक लड़का है, मेल के अंदर होती है ज़्यादातर, वयस्क के दौरान इसका चीज़ का पता लगता है। उसके जननांग जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं। एक तो जो नॉर्मल डेवलपमेंट होना होता है वो नहीं हो पाता, सामान्य से अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। अब एक लड़का है जिसके टेस्टिस अगर डेवलप नहीं हुए, ठीक है, हाइपोऑर्गेनिज्म करके कहते हैं, छोटे रह जाते हैं, तो अब उसके अंदर क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम डेवलप होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम डेवलप होगा तो आगे जाकर के उसके अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं। ठीक है। हाइट इसकी अब थोड़ी सी लंबी हो सकती है इसकी। ठीक है। तो हाइट लंबी होगी तो उसकी वजह से उसको जॉइंट पेन और बोनी वीकनेस और मसल्स वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है। एक चीज़ और होती है, इसकी जो ब्रेस्ट होती है वो थोड़ी सी बड़ी हुई रहती है, छाती, जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया, यानी कि जो ब्रेस्ट होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, साइज में बड़ी होती है, गायनेकोमेस्टिया के सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं मिलेगा तो एक तो आपको टेस्टिस अल्प विकसित रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो आगे जाकर के इनफर्टिलिटी रहेगा, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ है। अच्छा, हाइट इसकी थोड़ी लंबी हो सकती है और उसकी वजह से उसको बोनी वीकनेस और मसल्स वीकनेस आती है। अब आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम पे ही डिपेंड है, ये लड़की में होता है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ लेके पढ़ाया है। ठीक है। उसमें तो होती है ट्राइसोमी टर्नर में, क्लीनफेल्टर में तो, और इसमें होती है मोनोसोमी। क्या हो जाती है? मोनोसोमी। अब इसके अंदर क्या हुआ, वही अर्धगुणसूत्री का कंसेप्ट, जिसके अंदर क्या हुआ कि अर्धसूत्री गुणसूत्र के अंदर जो लास्ट स्टेज आती है एनाफेज स्टेज के अंदर, वो आपका जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हुआ ही नहीं, सिंगल रह गया। ठीक है। तो उसकी वजह से इसके अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, उसमें 47 रह रहे हैं तो इसके अंदर 45 ही रह जाएंगे, यानी 22 प्लस सिंगल एक्स रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर होती है। अच्छा,
ये चीज हो गई, तो अब क्या होगा, इसका भी पता कब लगेगा, छोटी होगी तब तक तो वो आराम से चलेगी बच्ची, फीमेल को डिस्टर्ब करता है ये, ठीक है। अच्छा, फीमेल को डिस्टर्ब करता है तो क्या होता है कि छोटी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो उसमें भी वही वयस्क होने वाले सिम्टम नहीं आएंगे, उसके जननांग अल्पविकसित रह जाएंगे, ठीक है। ओवरी छोटी रह जाएगी तो उसके अंदर भी क्या होगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आगे जा करके उसके अंदर बांझपन या स्टर्निटी आ जाएगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आपका लड़की के अंदर ही रहेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एक तो प्यूबरिटी में काम आते हैं, दूसरा क्या होता है कि जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके लिए यूट्रस के अंदर जो वॉल होती है उसको प्रिपेयर करते हैं ताकि वो उसको एम्ब्रियो को वहाँ जाइगोट को वहाँ अटैच कर सके और फिर उसका डेवलपमेंट हो आगे से आगे, ठीक है। ये चीज़ है। ये हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। स्टेबिलिटी को मेंटेन करते, कद इसका जो उसमें लड़के का कद हाइट बड़ी हो सकती है, इसमें लड़के का कद छोटा हो सकता है, गर्दन के फोल्ड छोटे होंगे, बाल थोड़े लामानी से छोटे होंगे और आगे चल करके उसके डेवलपमेंट जो होता है पूरा हो नहीं पाता है, इसकी वजह से ये चीज़ रहती है। तो टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम दोनों को साथ में पढ़ना, ठीक है। अब एक सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है, जो 12th ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, कौन सा, सॉरी 13 क्रोमोसोम जो है पटाऊ के अंदर, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है साहब, 13 जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, कौन सा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है उसकी। अब सेक्स क्रोमोसोम तो अपने बांटे नहीं, बाकी जो 24 थे उसको बांटे, तो 13th क्रोमोसोम है उसकी ऑटोसोमल की ट्राइसोमी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, आपके वापस टोटल क्रोमोसोम्स कितने पाए जाएंगे, 47। अच्छा, इसके अंदर जो लक्षण आते हैं ना, वो लक्षण क्या होते हैं, नहीं नहीं वो कुछ म्याऊ करके एक अलग है, जिसको नहीं पढ़े तो बेहतर, क्योंकि उसका डिटेल है नहीं, ठीक है। अपने जो काम आते हैं वो यही आते हैं, ठीक है। उसके अंदर बिल्ली की आवाज़ जैसी प्रेजेंटेशन आती है, उसके जो क्या कह सकते हैं वॉइस इस तरह की निकलती है, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो म्याऊ म्याऊ जैसी आवाज़ निकालने लगते हैं। आया था, ठीक है, पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो बच्चे जन्म लेते हैं, इनके अंदर हार्ट की और ब्रेन की सीवियर प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट एंड ब्रेन की सीवियर प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है इसके अंदर। एक क्या होता है कि किसी किसी बच्चे के जो जबड़े होठ जो होते हैं कटे हुए आएंगे, क्लैप्ट लिप बोलते हैं, कुछ के अंदर जो ऊपर का जो तालू है वो अंदर से जन्मजात ही कटा हुआ रहेगा, ये चीज़ है। लेकिन सीवियर प्रॉब्लम जो होती है वो आपके हार्ट और ब्रेन प्रॉब्लम्स होती है पटाऊ सिंड्रोम्स वालों की, ठीक है। तो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है तो फिर दिक्कत होनी है उनको बच्चों को, ठीक है। कई कई बार जैसे देखते हैं नहीं कि हार्ट का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो एक आंख वाला बच्चा जन्म लेता है, तो वो इस पटाऊ सिंड्रोम के अंदर हो सकता है। वंशानुगत नहीं है, ये क्या होता है कि जो मैंने बताया, एक तो जो अर्धसूत्री गुणसूत्र विभाजन हो रहा है उसके अंदर कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाए, ठीक है, या एक होता है म्यूटेशन, ठीक है, उत्परिवर्तन हो जाए उसके अंदर कुछ, ठीक है। अब कुछ उत्परिवर्तन तो फायदे के होते हैं, कुछ उत्परिवर्तन गड़बड़ भी करते हैं, तो ये सारे उन चीज़ों की वजह से, ठीक है। जो इनहेरिटेंस वाले जो दो पढ़ाए उनको लेके चलो, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, वो वंशानुगत चल रहे हैं आगे से आगे, ठीक है। एक वापस है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर 18th क्रोमोसोम जो है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। एटीनथ क्रोमोसोम जो है उसकी आपके ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। जो एडवर्ड सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं इसके अंदर जो है दिमाग का विकास नहीं होता है,
ठीक है, इनके बच्चे जो होते हैं वो या तो उनका दिमाग एनसेफेली होगा या माइक्रोसेफेली होगा। एनसेफेली का मतलब ब्रेन नहीं के बराबर है, उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, और माइक्रोसेफेली का मतलब दिमाग छोटा होगा। जैसे जीका वायरस के अंदर जैसा हुआ था, मच्छर काटने से एक बीमारी फैलती है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर, वायरस अंदर एंटर हो जाता है और उसके अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसके अंदर वापस ये दिक्कत होती है, जाकर के एनसेफेली और ब्रेन होते हैं। ये बच्चे या ज्यादा जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, ये चीजें आ जाती है। तो लगभग ये हो गया। एक वो म्याऊ सिंड्रोम जो है वो मैं लेटर स्टेज में देख लूंगा। अब नेक्स्ट आता है आपके डिजीजेज। अब इन डिजीजेज के अंदर जो अपने पढ़े थे कि भाई अलग अलग फैक्टर बताए, जेनेटिक वगैरह ये चीजें, तो अब मैं डिजीजेज को कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के अंदर लेके चलूंगा, जिसमें आगे फर्दर डिफरेंशिएट होते जाएगी, बैक्टीरिया से कौन सी है, वायरस से कौन सी है, ये चीजें। वापस इन डिजीजेज को ले लेते हैं अपन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जैसा नाम से पता है कि ये फैल जाती, संक्रामक, संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियां। हार्ट की बीमारी एक से दूसरे में फैलती है, कभी नहीं फैलती, तो वो हो गई गैर संक्रामक बीमारी। ठीक है, आंखें आ जाती है कभी बार किसी बच्चे की और तुरंत फैल जाती है, जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा या आई फ्लू, फैलती है तो वो आ जाएगी आपके कम्युनिकेबल डिजीज, आँख। ठीक है, अब कम्युनिकेबल डिजीज के इसके अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं, अब ये वापस वही वेक्टर कारण हो जाएगी। जैसे अपन सबसे पहले वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, सारे उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आज अपन ले रहे हैं वायरल बीमारियां, वायरल डिजीजेज। ठीक है, संक्रामक के अंदर वायरल डिजीजेज लेंगे। अच्छा, संक्रामक होता कैसा है, पहले ये चीज है, संक्रमण होगा कैसे। संक्रमण होने के 3-4 तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तो डायरेक्ट कांटेक्ट से ही हो गया। जैसे मेरे कोई चोट लगी हुई है, मुझे ऐसी बीमारी है और मेरी स्किन की जो टॉप कवरिंग है वो चली गई है और मैं किसी इन्फेक्टेड मरीज के पास में बैठा हूँ, उसका ब्लड मेरे लग गया, इन्फेक्टेड डिजीज जैसे हेपेटाइटिस बी है, एड्स है। ठीक है, अगर एड्स तो वैसे मेनली तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उसके थ्रू होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हेपेटाइटिस बी लेते हैं मेन, उसके ब्लड कंपोनेंट अगर मेरे क्रेशन से अगर मिल जाते हैं कट वुंड के अंदर, तो होने का चांसेस रहता है। ठीक है, दूसरा है कि कोई पेशेंट जैसे कि कॉमन कोल्ड से है, वो नाक के हाथ लगा रहा है, सब कुछ हाथ लगा रहा है, हाथ धो नहीं रहा है, उसके जगह जगह पर वायरस थे, अब मैं उससे हाथ मिला रहा हूँ, हैंड शेक कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल गया। तो पहला तो होता है कम्युनिकेशन जो फैलता है वो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। दूसरा तरीका इनडायरेक्ट तरीके से फैलता है। इनडायरेक्ट तरीके कैसे, जैसे मेरे को खांसी जुकाम है, मैंने छींका, छींकने के कारण जो मेरे बहुत सारे कण जो है हवा के अंदर फैल जाएंगे और अगला उन कणों को सांस ले लेगा, तो वो उसके अंदर जाकर के फैलने लगेंगे। तो कम्युनिकेशन जो होता है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज, वो 2 तरीके से होता है। ट्रांसमिशन, संचरण, 2 तरीके से। पहला तो हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, फिर आता है इनडायरेक्ट वेज से। इनडायरेक्ट वेज के अंदर सबसे पहला मैंने बता दिया ड्रॉपलेट, जो सूक्ष्म कण मैंने हवा में डाले और उनको उसने ले लिया। ठीक है, खांसी जुकाम के अंदर जो होता है। फिर दूसरी चीज आती है, आपके जो बर्तन वगैरह कुछ आप सामान काम ले रहे हो, रुमाल है, आपका तौलिया है, ये चीजें, तो उनको कहते हैं फोमाइट्स। क्या कहते हैं, फोमाइट्स। तो मरीज के जो काम में आने वाले, रोगी के काम की वस्तुएं जो होती है ना, रोगी की वस्तुएं, वो कहलाती हैं फोमाइट्स। उनके थ्रू कोई डिजीज फैल जाती है, जैसे स्किन डिजीज है, दाद वगैरह, तो वो आप उसका तौलिया और कॉस्मेटिक यूज करोगे तो वो फैल जाएगी। ठीक है, फिर होते हैं कुछ वाहक होते हैं जो लेके चले जाते हैं आपके, जैसे कि वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं आपके मच्छर है, ठीक है, मक्खियां हैं, ये चीजें, जानवर भी होते हैं कुछ, तो वो इसके अंदर आगे बीमारियों को फैलाते हैं। तो कुछ सीधे सीधे कारण आ जाते हैं।
ठीक है। एक चीज होता है कि जैसे किसी दूसरे देश के अंदर है, आप यहाँ लेके आ जाओ, वो भी फैला तो इसी तरीके से, लेकिन आप उसको लेके आ गए। अच्छा ठीक है, कोरोना। अच्छा हाँ, कोरोना के नाम से याद है, जो बीमारियां फैलती है उनको वापस फैलने के आधार पर 3-4 नाम दिए गए हैं। वो एक नाम याद रखना, फैलने के तरीके के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला है स्पोरडेक। ठीक है, स्पोरडिएक का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर बिखरी हुई बीमारी। ठीक है, बीमारी तो है मौजूद लेकिन किसी एरिया के अंदर बिखरे, जैसे ये कोई मैप है, ठीक है, इस मैप के अंदर यहाँ और यहाँ बीमारी है, जनता के अंदर बीमारी मौजूद है लेकिन वो सीमित एरिया के अंदर पड़ी है। फैल सकती है लेकिन वो सीमित एरिया के अंदर ही, अभी उसका ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो ये आ गई आपकी स्पोरडेक, यानी कि सीमित एरिया के अंदर आपकी ये मौजूद है। ये सीमित दायरे के अंदर आपकी मौजूद है, बीमारी कोई है वो सीमित दायरे के अंदर मौजूद है, संक्रामक बीमारी है ना। ठीक है, फिर आती है एंडेमिक। नहीं, एंड का मतलब नहीं, देखो एंड से देखोगे तो विलुप्त होगी। एंडेमिक का में मतलब यह है कि किसी इलाके में बीमारी तो है, तेजी से फैल रही, लेकिन किसी इलाके में ही है। जैसे अपन जोधपुर जिले की बात कर लें, जोधपुर जिले के अंदर किसी गांव या तहसील तक की सीमित है वो। ठीक है, यानी ये भी वापस सीमित दायरे के अंदर पड़ी है। ठीक है, उसको एंडेमिक डिजीज कहते हैं। एंडेमिक डिजीज के अंदर देख लो, जैसे डायरिया फैल गया, ठीक है, पानी अशुद्ध आया, डायरिया फैल गया, जिस पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर वो अशुद्ध पानी गया, वहां ही वो बीमारी फैली। ठीक है, तो ये होगी आपकी एंडेमिक। एंडेमिक के बाद में चलती है एपिडेमिक। एपिडेमिक ये जो है, इन दोनों से ज्यादा इसका दायरा बढ़ जाता है। इसका क्या है, दायरा या क्षेत्र बढ़ जाता है, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर ये बीमारी फैली हुई है। जनरली कह सकते हैं आप स्टेट लेवल पे कोई बीमारी फैल रही है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैल रही है, उसको आप क्या कहेंगे, तेजी से फैल रही है, स्टेट लेवल तक हो जाती है, वो आप लेके चलेंगे। जैसे मीजल्स एकदम से ब्रेकआउट हुआ और वो पूरे स्टेट के अंदर फैल गई, तो वो आपके आगे एपिडेमिक। फिर आती है पेंडेमिक। ठीक है, जापानीज एनसेफेलाइटिस हो गई। ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है आपका, उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह, इसके अंदर एकदम से फैल जाती है। ठीक है, एंडेमिक एडिस जैसे पहाड़ी एरियो के अंदर आपके क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है, तो गोइटर नाम की डिजीज है, तो वो एक आपके एंडेमिक डिजीज वहां पर मौजूद है। ठीक है, अब पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब आ गया आपके विश्वव्यापी, जैसे कोविड-19। ठीक है, तो ये जो संक्रमण और फैलने के तरीके के आधार पर यह वापस आ जाती है। ठीक है, स्पोरडेक, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। ठीक है, अब अपन लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, और कम्युनिकेबल में भी वायरल डिजीजेस। ठीक है, वायरल डिजीजेस, वायरस के कारण होने वाले रोग। सबसे पहले लेता हूं पोलियो को। ठीक है, पोलियो बीमारी जो है एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर वायरस जो फैलता है, वायरल डिजीज है। सबसे पहले तो ये क्या है, एक वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, ये रोग जो फैलता है, उस रोग का फैलने का कारण है आपका फीको ओरल रूट। कौन सा है, फीको ओरल रूट। फीको ओरल का रूट का मतलब, फीकस का मतलब होता है मल, ओरल का मतलब है मुख। ठीक है, उसके कारण यह फैलता है। तो फैलने का कारण जो है इसका फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट का मतलब क्या है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी आंत के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, वो जहां कहीं भी खुले में मल शौच त्याग करता है तो उसका बैक्टीरिया वापस वहां हवा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वहां प्रदूषित जल के अंदर रहेगा। अब वही प्रदूषित जल किसी मरीज को, क्या नाम, स्वस्थ व्यक्ति को मिल गया और वो इन्फेक्टेड हो गया, तो उसके मुंह में जाने का जरिया क्या है, मुंह से ही गया पानी,
तो ये फीको ओरल रूट के द्वारा फैलता है। ठीक है, वातावरण में गया फीकस के थ्रू, मल के थ्रू, और वापस किसी व्यक्ति के अंदर आया ओरल रूट से, तो फैलने का मार्ग क्या हो गया, फीको ओरल रूट हो गया। वायरस कैसा वायरस है, पाइक कोरोना वायरस है। कौन सा वायरस है, पाइक कोरोना वायरस। पाइक कोरोना वायरस है जो कि एक आरएनए वायरस है। क्या है, आरएनए वायरस है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। पोलियो के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, फीको ओरल रूट से फैलता है। अब इसके लक्षण क्या आते हैं, क्या होता है, वो चीज समझाता हूं। होता क्या है कि ये वायरस जैसे ही अपने मुंह में आया, ठीक है, किसी ने इंजेस्टेड कर लिया, उसके संक्रमण हो गया, तो ये मुख के अंदर सबसे पहले अपनी ग्रोथ करता है। किसके अंदर, मुंह के अंदर, गले के अंदर। ठीक है, गले के अंदर इसकी ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। ठीक है, फिर यह जाता है आपके आंत के अंदर, और आंत के अंदर भी अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये मुंह, गले और आंत के अंदर ये अपने क्या करता है, वृद्धि करता है इन्फेक्शन के बाद। एक स्टेज के बाद में जब ब्लड के अंदर वायरस का पूरा लॉस बढ़ जाता है, जिसको वायरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ब्लड का क्या ईमिया शब्द आया ना, तो यानी ब्लड के अंदर ये चीजें हो गई, तो वायरीमिया, ब्लड के अंदर उसका क्या कह सकते हैं, सांद्रता बढ़ गई या उसका अमाउंट बढ़ गया। अब ये क्या करता है कि आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र पे। कैसे इफेक्ट करता है, ये आ गया आपका ब्रेन, ये आ गई आपकी स्पाइन, स्पाइन से आपके निकले परिधीय तंत्रिका तंतु। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये आंत इस पे इफेक्ट करता है, तो होता क्या है कि ये आपके स्पाइन कोड को जनरली, हालांकि ब्रेन सेंट्रल नर्वस को कर सकता है, लेकिन जनरली किसको करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है ये। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपकी स्पाइन कॉर्ड होती है, जिसका एंटीरियर हॉर्न, यानी सामने की जो स्पाइनल कॉर्ड का भाग होता है, एंटीरियर हॉर्न को ये डिस्टर्ब करते हैं। एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और पार्श्व हॉर्न, क्या कहते हैं, 3 चीजें होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल हॉर्न, और पोस्टीरियर हॉर्न। ये 3 चीजें चलती है, पोस्टीरियर ऊपर, ये 3 चलते हैं। एंटीरियर हॉर्न से क्या है कि एक तो होती है आपकी सेंसरी नर्व और एक होती है आपकी मोटार नर्व। तो एंटीरियर हॉर्न से निकलती है आपकी मोटार नर्व, प्रेरक तंत्रिकाएं। कौन से निकलती है, प्रेरक तंत्रिकाएं। पोस्टीरियर हॉर्न से निकलती है आपकी सेंसरी, यानी कि संवेदी। अब ये संवेदी और मोटार क्या समझा देता हूं। मैंने यहां पर कोई सुई चुभाई, ठीक है, तो ये जो सेंसेशन है, ये जो अनुभव है, वो मेरे दिमाग तक जाएगा सेंसरी नर्व से, संवेदी तंत्रिकाओं से। पहले इस पे जाएगा, फिर ब्रेन में जाएगा। ब्रेन और वापस ये देते हैं कि नहीं, सुई चुभ रही है तो उसको हटाओ। तो यहां तक जो ऑर्डर आएगा वो आएगा मोटार न्यूरॉन से, जो रिएक्शन आ रहा है वो आ रहा है मोटार न्यूरॉन से। अब देखो, जब ये एंटीरियर हॉर्न पे इफेक्ट करता है तो कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, मोटार नर्व प्रभावित होगी। ठीक है, अब होता क्या है, ये चीज समझ में आ जाएगी आपके। अब जब ये ब्लड में प्रवेश कर जाता है तो ये तंत्रिकाओं पर असर करता है। किस पे असर करता है, तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। तंत्रिका तंत्र पर असर करता है तो प्रेरक तंतु जो होते हैं उन पर असर करता है। होता क्या है कि इसके वजह से आप किसी हाथ को, अब आप जिस अंग प्रभावित हो जाता है उस अंग की मांसपेशियां आपकी कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, मांसपेशियां आपकी शिथिल हो जाएगी, मांसपेशियां शिथिल हो जाएगी। अच्छा, लंबे टाइम तक कोई मांसपेशी शिथिल हो गई, उसको काम में नहीं लोगे तो पेशीय दुर्बलता आ जाती है, मसल्स वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, पोलियो की इमेज देखी होगी आपने कभी, एक जिसमें पांव हल्का सा दुबला हो जाता है, एक पांव या एक हाथ दूसरे पांव की तुलना में, जबकि उसको पांव को अपन चुबाते हैं या कुछ चिकोटी भरते हैं तो उसको महसूस होता है, तो उसका सेंसरी नर्व लॉस नहीं हुआ, उसका मोटार नर्व लॉस हुआ है। चुभन तो उसको महसूस होता है, लेकिन मोटार नर्व लॉस होने की वजह से उसके मांसपेशियों में कमजोरी आ गई थी। शुरुआती जो लक्षण आते हैं वो क्या आता है कि सबसे पहले तो पेशेंट को क्या आता है, फीवर आता है। ठीक है, फीवर आने के साथ में उसको क्या होता है, डायरिया आता है, दस्त लगती है।
होता है और डायरिया होता है। ठीक है, इसके बाद मसल्स के अंदर रोगी को क्या होता है कि पेशीय कमजोरी होने लगती है, मांसपेशियों के अंदर क्या होने लगती है, कमजोरी आने लग जाती है। और ये पेशीय कमजोरी धीरे धीरे क्या करती है कि उसके हाथ पांव जो अंग प्रभावित होता है उसको बहुत ज्यादा पतला कर देती है, दुबला कर देती है। ये काम करता है पेशीय वीकनेस। ठीक है, इसका जो घातक रूप है वो बल्बार पोलियो होता है। क्या होता है, बल्बार पोलियो। जो कॉम्प्लिकेशन है वो बल्बार पोलियो। ये क्या होता है तो ये बीमारी पोलियो ही, लेकिन इसका घातक रूप है, जिसमें क्या होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लिगेंटा और जो ब्रेन स्टेम होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, और मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर अपने शरीर के जो महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं के अंग होते हैं वो होते हैं, जैसे श्वसन का केंद्र है, हार्ट का केंद्र है, वहां पर होते हैं। ठीक है, अब वहां पर इस पोलियो का इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, या तो क्या हो सकता है पूरे शरीर लकवा मार सकता है, हाथ पांव को। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि सांस और दिक्कत आ गई तो क्या हो जाएगा, आदमी को जाना पड़ेगा। ये चीज है, तो घातक रूप के अंदर ये चीज होती है, मृत्यु तक हो सकती है इसमें। लेकिन 95% केसेज के अंदर क्या होता है कि ये साइलेंट रहता है, और 5% केसेज के अंदर ये अपना लक्षण दिखाता है, जिसके अंदर एक पांव या एक हाथ के अंदर उसको ज्यादातर पांव के अंदर ये दिखाई देता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन पर ये इफेक्ट करता है। अच्छा, एक चीज और होती है कि साहब ये क्या करता है कि जब ब्रेन पर इफेक्ट कर देता है, ब्रेन का कोई भी इन्फेक्शन होगा उसको एनसेफेलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनकेफेलाइटिस। चाहे बैक्टीरिया करे चाहे वायरस करे, ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया तो वो कहलाएगा एनकेफेलाइटिस। तो एक एनकेफेलाइटिस भी इसके कारण हो सकता है। तो पोलियो वापस पढ़ते हैं। पोलियो क्या है, पाइकोर्ना वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फैलता ये फीको ओरल रूट से है। ठीक है, मल के द्वारा ये बाहर वातावरण जाता है और वापस किसी मीडियम के थ्रू ये इंसान के अंदर पहुंच जाता है। तो ये बीमारी का रूट क्या है, फीको ओरल रूट है। फिर आता है कि सबसे पहले लक्षण क्या आते हैं। लक्षण आते हैं इसके बुखार, दस्त और पेशीय कमजोरी। पेशीय कमजोरी क्यों आती है, इसका कारण ये है कि ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके ऊपर आपको असर करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी क्या करता है कि आपकी मोटर नर्व है उस पर असर करता है, मोटार नर्व पे, जिसके वजह से क्या होता है कि जो आपके संवेग जो होते हैं दिमाग से जो जनरेट होते हैं वो आपके उस अंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस मसल्स का काम आना बंद हो जाता है। मसल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे वीक होकर के कमजोर हो जाती है, ये चीज होती है वहां पर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये शुरुआत में ग्रोथ करता है माउथ में, गले के अंदर और आंतों के अंदर, ये चीज। अच्छा, पोलियो से बचाव क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। पोलियो के अंदर वैक्सीनेशन ही बचाव है। क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इसके अंदर दो तरह का होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अच्छा, जो सेवन कर सके वो है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, सेवन से याद रखो, इसको डिस्कवर किसने किया, साबिन ने। ये जो सेवन कर सके वो बनाई साबिन ने, या आप पी सकते हो। इंजेक्टेबल जिसके अंदर आपको इंजेक्शन लगते ही शॉक लगे, ठीक है, तो वो किसने की, साल्क ने। ठीक है, साल्क ने डिस्कवर की आईपीवी। ठीक है, साल्क ने की, और जिसका सेवन कर सको वो की है साबिन ने। ठीक है, अच्छा, जो अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अंदर ओरल पोलियो वैक्सीन जो पिलाई जाती है, एक तो जन्म पर पिलाई जाती है, फिर पिलाई जाती है आपको 6, 10 और 14 सप्ताह पर, 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर और 3.5 महीने पर। ठीक है, सप्ताह पर। फिर क्या है, 5 साल तक का बच्चा कभी भी हो ले जाके पिला दो। ठीक है, जब भी इम्यूनाइजेशन पोलियो वैक्सीन का चलता रहता प्रोग्राम, 5 साल के बच्चे तक कभी भी आप पोलियो की वैक्सीन पिला दो। अब क्या है कि लास्ट केस अपने यहाँ देखा गया था 2011 पोलियो का, लास्ट केस पोलियो का
ठीक है। और जून 2014 के अंदर WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, यानी पोलियो का क्या हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। ठीक है, तो WHO ने भारत को पोलियो एरिडिकेटेड कंट्री घोषित कर दिया। तो पोलियो एरिडिकेटेड कर दिया, तो पल्स पोलियो तो अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? उसकी वजह है कि हमारे पास में जो पड़ोसी हैं हमारे, वो बड़े ही शानदार पड़ोसी हैं। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो कंट्रीज है, इनके अंदर क्या है कि इम्यूनाइजेशन प्रॉपर है नहीं। वहां पर अभी भी पोलियो के जो केसेस देखे जा रहे हैं, पोलियो स्ट्रेन देखे जा रहे हैं। उसमें भी जो कैटेगरी 1 जिसको वाइल्ड पोलियो कहते हैं, वो अभी भी इनके अंदर मौजूद है। तो उसको बचाने के लिए कभी कभी अपने को पल्स पोलियो इम्यूनेशन चला रहे हैं, ताकि अपना केस वापस कोई आए नहीं। दूसरा, ये IPV भी दी जा रही है, इंजेक्टेबल भी दिए जा रहे हैं, कारण ये। ठीक है, ये तो हो गया आपका पल्स पोलियो। पोलियो डिजीज के बाद में ये वायरल वाली डिजीज कर लेते हैं। वायरल कंप्लीट करके फिर कल देखेंगे अपन बैक्टीरियल, जूनोटिक वगैरह, वो कल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन वैक्सीनेशन के अंदर ही जो डिजीजेज आती हैं उनको। सबसे पहले लेते हैं मीजल्स। ठीक है, मीजल्स को हिंदी में कहते हैं खसरा। क्या कहते हैं? खसरा। खसरा ये भी वापस आपका जो है पैरामिक्सो वायरस, रूबेला वायरस जो होता है उसके कारण होता है। पैरामिक्सो वायरस या रूबेला के कारण होता है आपका। ठीक है, इसको कहते हैं। अच्छा, मीजल्स को अपना पहचानने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ मोटा मोटा। सबसे अंदर इसके अंदर क्या आता है? तेज बुखार आता है, आपको फीवर आएगा। ठीक है, फीवर के साथ में आपको क्या आएगा? सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण आएंगे। ठीक है, कॉमन कोल्ड जैसे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, सर्दी, खांसी, जुकाम के असर मिलेंगे। फिर क्या होता है? इसके अंदर एक दाने बनते हैं, ठीक है ना, जिनको मैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्यूल्स, दाने। दाने कैसे होते हैं? लाल से गुलाबी कलर के दाने बनते हैं पूरे शरीर पर। बस यही है। ठीक है, ये लाल दाने, गुलाबी दाने बनते हैं। अब लाल दाने गुलाबों का एक पैटर्न होता है, वो बनते हैं कैसे? सबसे पहले आते हैं आपके सिर, सिर और गर्दन। सबसे पहले दाने कहाँ होंगे? सिर और गर्दन पे होंगे। सिर और गर्दन में भी कान के पीछे जो होते हैं ना, वहां पहले होते हैं। कहाँ आएंगे? कान के पीछे ये दाने होते हैं, फिर पूरे शरीर पे फैलते हैं। ठीक है, एक क्या होता है कि गाल के अंदरूनी साइड में, गाल के भीतर जो अंदर के गाल होते हैं उसके ऊपर कुछ दाने दिखाई देते हैं, जिनको कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट। क्या कहते हैं? कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक दाना बनता है, जो बाहर से तो दिखेगा आपको लाल, भीतर उसके अंदर एक सफेद पॉइंट जैसा दिखाई देता है। कॉप्लिक स्पॉट से इसकी पहचान होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर ये दाने बनते हैं, और दाने बन करके फिर धीरे धीरे ये दाने गायब हो जाते हैं, अपना आप ये बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, ये इसका सिस्टम रहता है। अच्छा, मीजल्स से बचाव क्या है? एक वैक्सीन लगती है, MMR। ठीक है, इसके अंदर M जो आता है, एक तो आएगा आपका मीजल्स के लिए, दूसरा आएगा मम्प्स के लिए, और तीसरा आएगा रूबेला के लिए। ठीक है, अच्छा, ये रूबेला जो है ना, एक मीजल्स है, वो भी है जर्मन मीजल्स। क्या नाम है? जर्मन मीजल्स। वो भी RNA वायरस के कारण होती है, उसमें भी सिम्टम्स ये आते हैं, लेकिन जो दाने निकलते हैं उनकी सीवियरिटी थोड़ी बहुत फर्क रहती है एक तरह की मीजल्स ही। ठीक है, तो इनकी एक वैक्सीन लगती है, MMR वैक्सीन। ये वैक्सीन लगती है 16 से 24 सप्ताह पर।
कब लगती है? 16 से 24 सप्ताह के ऊपर लगती है बच्चों में। अच्छा, फैलती कैसे है साहब? जिसमें एक लक्षण आया आपके, क्या आया? कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड है तो आप जुकाम हो गए, खांसोगे, करोगे तो उसमें जो बिंदु आपके उछलते हैं वो दूसरा बंदे अगर हवा के माध्यम से ग्रहण कर ले तो ये फैलेगा, तो इसका इन्फेक्शन का कारण बन जाएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका है मीजल्स हो गया। मीजल्स के पास में लेते हैं अपन चिकन पॉक्स, छोटी माता, चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स भी अगेन ये आपके वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है। कौन सा होता है? वेरिसोला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर। अब इसमें एक जोस्टर वर्ड को पकड़ लेना। ठीक है, छोटे बच्चों में जो होती है वो तो होती है चिकन पॉक्स, और जो बड़े लोग होते हैं, प्रौढ़ लोग जो होते हैं, उनके अंदर होती है हर्पीज जोस्टर। अलग नहीं पढ़नी पड़ेगी अपने को, हर्पीज जोस्टर। ये जोस्टर सेम वायरस यही है। ठीक है, बच्चों के अंदर या छोटे जो एडल्ट एज के अंदर होते हैं, बड़े कम से कम 10-15 साल, छोटे बच्चों में होता है वैसे 5 साल तक, फिर भी 15 साल तक हो सकती है, लेकिन जो 40-45 के बाद की उम्र के लोग हैं उनके अंदर होती है हर्पीज जोस्टर। ठीक है, अब इसमें लक्षण क्या आते हैं साहब? सबसे पहला लक्षण क्या आता है कि साहब बुखार आएगा, तेज तेज बुखार आएगा, खांसी हो सकती है मरीज को। ठीक है, अच्छा, तेज बुखार आएगा तो थकान तो आनी ही आनी है, जिसको फटीग कहते हैं। क्या कहते हैं? फटीग, थकान आती है, हेडेक रह सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दाने आते हैं। कैसे होते हैं साहब? दाने आने का एक क्रम होता है। ठीक है, दाने कैसे आते हैं वो देखते हैं। जो दाने आते हैं, सबसे पहले तो जो सेंट्रीपीटल चार्जेस होते हैं, इसके अंदर क्या सिस्टम रहता है दानों का? सेंट्रीपीटल सिस्टम रहता है। सेंट्रीपीटल का मतलब सबसे पहले दाने जो होंगे, पैटर्न होता है, सबसे पहले दाने जो होंगे आपके छाती, पीठ और गर्दन पे होंगे। कहां पर होंगे? छाती, पीठ और गर्दन पर होंगे। फिर किनारों की तरफ फैलेंगे। पहले केंद्र में हुए, ठीक है, सेंट्री पहले केंद्र में हुए, फिर किनारों की ओर फैलेंगे। तो ये पैटर्न जो होगा सेंट्रीपीटल होगा। ठीक है, पहले तो लाल दाने ही होते हैं, लाल गुलाबी दाने होते हैं, लाल गुलाबी दाने होते हैं। लाल गुलाबी दाने क्या होते हैं कि कुछ ही घंटों में या नेक्स्ट डे के बाद में इनके अंदर क्या बन जाते हैं? फफोले बन जाते हैं, जिनको ब्लिस्टर कहते हैं। क्या बन जाते हैं? फफोले बन जाते हैं, पानी भर जाता है उनके अंदर। ठीक है, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर इनके फूट जाते हैं और इनके ऊपर पपड़ी जम जाती है, जिसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो जो पहले जो दाने बताए थे मैंने मीजल्स के अंदर, उनको कहा मैक्यूल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बन गए? फफोले, पानी बढ़ गया, तो मैक्यूलो पेप्यूल। मैक्यूल बने, पहले दाने हुए, फिर उसके अंदर पानी भर गया तो बन गए पेप्यूल, और फिर उसके ऊपर क्रस्ट बन गई। ठीक है, अब ये जो बीमार व्यक्ति है, जब से इसको बुखार आया, शुरुआत हुई और ये पपड़ी बनी, तब तक ये आदमी आगे से आगे बीमारी फैला सकता है, ये संक्रमित कर सकता है। तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जब तक आपको सप्ताह भर के लिए क्या हो जाना चाहिए? आइसोलेशन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आइसोलेशन हो जाना चाहिए। अब इसकी वैक्सीन भी लगती है। क्या लगती है? वैक्सीन। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि अपने आप होने वाली बीमारी एक बार हो गई तो फिर वापस होगी नहीं, तो ऑटोमेटिक इम्यूनाइजेशन होने दो, शरीर को बढ़ने दो। अच्छा, ट्रीटमेंट जो होता है लक्षण के अनुसार होता है। बुखार है तो बुखार की गोली दे दो, ठीक है, खांसी जुकाम है तो खांसी जुकाम के हिसाब से दवाएं दे दो, और थकान वगैरह आ रही है, मल्टीविटामिन वगैरह चलते रहते हैं। अब एक चीज़ और होती है, अगर चिकन पॉक्स, अगर या तो मरीज की इम्यूनिटी कम है या सीवियर फॉर्म में है, तो यह बच्चे के अंदर आगे जाकर के निमोनिया कर सकती है, जो आगे वो खतरनाक चीज़ होती है। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। अब हर्पीज जोस्टर, हर्पीज जोस्टर क्या होता है कि सेम जो बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स हो रही थी, वो कि वो हर्पीज जोस्टर है। हर्पीज जोस्टर के अंदर एक विशेष ध्यान रखना है कि जो शरीर के अंदर दाने होंगे, क्या होंगे? दाने होंगे, और दाने में क्या होंगे? फफोले होंगे। पहले दाने होंगे और फफोले होंगे। होंगे कहां पर? शरीर की जो मिड लाइन है आपकी, उसमें एक तरफ होंगे, किसी भी जगह होंगे, एक तरफ होंगे। कहां होंगे? यूनिलैटरल होंगे। कहां होंगे? यूनिलैटरल
लेटरल, एक तरफ, एक पार्श्व में होंगे, कहीं पर भी हो, एक पार्श्व भाग में होंगे, चाहे कहीं पर भी हो, तो चाहे लाल इस दाएं गाल पे हो गई तो हो गई, दाएं कंधे पे हो गई, चाहे बाएं कंधे पे होगी, होगी एक तरफ। अच्छा, होती भी कहां पर है, जहां से आपकी कोई नर्व निकल रही हो या तंत्रिका निकल रही हो। क्या निकल रही है, नर्व जो होती है, तंत्रिका का रूट जो होती है वहां से निकलती है। अब होता है क्या इसमें कि तंत्रिका के ऊपर से कोई चीज बनेगी, भयंकर दर्द होगा। क्या होगा, दर्द होगा, उस नर्व का जो इन्फेक्शन कर देगी, नर्व को भी वो साथ में इन्वॉल्व कर लेगी, तो दर्द होगा। तो इसके अंदर तीव्र असहनीय दर्द होता है। क्या होता है, तीव्र असहनीय दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है और जलन होती है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, ये 4 से 5 दिन तक रह सकती है, धीरे धीरे ये ठीक होती है। ठीक है, इसके लिए फिर क्या आता है कि एक एसाइक्लोवीर करके ट्यूब्स आती है, एसाइक्लोवीर करके ऑइंटमेंट आते हैं, वो लगाए जाते हैं, कुछ और मेडिकेशंस दी जाती है। ठीक है, बचने का तरीका है वापस इसकी वैक्सीन लगती है, जो कि आजकल आने लगी है, बाकी अपना यूनिवर्सल जो आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसके अंदर नहीं। ठीक है, तो चिकन पॉक्स अर्ली एज में और हर्पीज जोस्टर लेट एज में। ठीक है, इसकी इमेज देखोगे आप गूगल्स के अंदर हर्पीज जोस्टर की, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे चकते बनते हैं और एक साइड होंगे हमेशा। ठीक है, अब एक जो MMR पढ़ा ना, उसमें बचा है मम्प्स, मम्प्स जिसको कहते हैं गड़सुआ। ठीक है, ये भी एक वायरल डिजीज है। होता क्या है इसके अंदर, अपने मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी। एक तो जीभ के नीचे होती है, जीभ के नीचे, जिन्हें कहते हैं सब लिंगवल, सब लिंगवल। एक होती है आपके कान के पास में 2 पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स। एक जो है आपके जबड़े की निचले वाली जो हड्डी होती है, जिसको मैंडिबल कहते हैं, उसके नीचे होती है, सब मैंडिबुलर। ठीक है, इनकी सबकी 3 पेयर होती है। क्या होती है, 3 पेयर होती है, ये 3। अब इस मम्प्स के अंदर जो वायरस होता है आपका, ये भी वापस पैरामिक्सो वायरस है। ये पैरामिक्सो वायरस क्या करता है कि इस पैरोटिड ग्लैंड का इंफेक्शन करता है। ठीक है, और हो जाता है पैरोडाइट्राइटिस, लार ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है। लार ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है। लक्षण जो आते हैं उसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है फीवर। नेक्स्ट जो आता है उसके अंदर, जब लार ग्रंथि पैरोटाइडिटिस हो जाती है तो निगलने में परेशानी आती है, निगलने में परेशानी आ जाती है। मम्प्स। अच्छा, मम्प्स के अंदर जो गले में सूजन और दर्द भी होगा। अच्छा, मम्प्स का एक कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता है, वो क्या है, मम्प्स की जटिलता यह है कि मम्प्स की बीमारी आपके जननांगों पर प्रभाव डालती है, ओवरीज और क्या कह सकते हैं, टेस्टिस पर इफेक्ट डालती है, जिससे क्या होता है कि टेस्टिस का इन्फेक्शन, ऑर्किडाइटिस और ओवेराइटिस हो जाता है, और आगे चल करके ये फीमेल्स के अंदर स्टेरिलिटी और मेल्स के अंदर आपके क्या कह सकते हैं, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी का काम कर सकती है। तो इसलिए इस बचाव के लिए अपने को MMR की वैक्सीन्स लगानी है। बचाव क्या है आपकी, MMR की वैक्सीन, जो कि आपको लगती है 16 से 24 वीक के दौरान, 16 से 24 वीक के दौरान लगती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटो का मतलब होता है लीवर से संबंधित,
हेपेटो का मतलब होता है लीवर या यकृत से संबंधित। और ये जो आइटिस जितने भी शब्द के पीछे लगता है इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। तो ये हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं वो 4 या 5 प्रकार के हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ओके, जो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस होता है वो होता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, ये जो हेपेटाइटिस होता है वो दूषित खान पान से होता है। किससे होता है? दूषित खान पान से होता है। दूषित खान पान से होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो आपका होता है दूषित संक्रमित रक्त से या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, या फिर जो नशा वगैरह करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, आईवी ड्रग्स वगैरह, उन लोगों के अंदर भी ये चीज होने की चांसेस रहते हैं। सेम हेपेटाइटिस सी वापस ब्लड और ब्लड के कारण से फैलता है, ब्लड और एसटीडीज के कारण। डी भी यही वापस है, और ई वापस जो है आपका दूषित खान पान के कारण होता है। दूषित खान पान के कारण होता है। ठीक है, लक्षण क्या आते हैं साहब? लक्षण जो आता है कि इसके अंदर आपको क्या आता है? बुखार आता है जी। बुखार आएगा, आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, मितली जिसको कहते हैं, नोजिया, और उल्टी भी हो सकती है, वमन भी हो सकता है जिसको कहते हैं वॉमिटिंग। ठीक है, जॉन्डिस के अंदर आपकी भूख कम हो जाती है जिसको कहते हैं एपिटाइट में कमी हो जाती, डिक्रीज एपिटाइट, जिस भूख में कमी हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि इसके अंदर जॉन्डिस के सिम्टम्स आते हैं। क्या आते हैं? जॉन्डिस के सिम्टम आते हैं, पीलिया हो जाता है। अच्छा, पीलिया कैसे पता चलता है? कि आपका यूरिन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। यूरिन कैसा रहेगा? डार्क येलो कलर का हो जाएगा। आइज जो होती है आपकी येलो कलर की हो जाएगी। स्किन जो है आपकी येलोइश कलर दिखने लग जाता है। ये जॉन्डिस के फीचर्स आने लगते हैं। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी जो है ठीक है ना, इसके लिए आगे जाकर के एक टर्म आती है जिसके अंदर लीवर बहुत ही पूरी स्थिति में हो जाता है, जिसको कहते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, इसके अंदर लीवर क्या होता है? धीरे 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 उसको फाइब्रोटिक हो जाता है। लीवर फाइब्रोटिक हो जाता है, उसमें से जो आपके फ्लूइड्स होते हैं वो आपके एक तरह से उसके रिसने लग जाते हैं, और एसाइटिस का सिम्टम आने लग जाता है। पेट के अंदर जो पेरिटोनियम है उसके ऊपर पानी भरने लग जाता है, एसाइटिस के फीवर आने लग जाते हैं। अच्छा, ये आपके इसके अंदर आते हैं। हेपेटाइटिस ई जनरली ट्रीटमेंट से तैयार हो जाएगा, हेपेटाइटिस ई जनरली तैयार हो जाएगा। और हेपेटाइटिस बी के लिए खाली एक वैक्सीन मौजूद है जिसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस बी के लिए एक वैक्सीन मौजूद है जिसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कहते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वायरस है उसका कुछ पार्ट लेते हैं प्यूरिफाइड करके, और वो वैक्सीन का अपने इंट्रोड्यूस किया जाती है, जिसके अंदर अपने पैसिव इम्यूनिटी बन जाती है, उसके खिलाफ इम्यूनोग्लोबिन बन जाते हैं। लगती कब है? फर्स्ट जब आप 0 टाइम्स लगाओ, फिर 3 मंथ के बाद में, फिर 6 मंथ के बाद में ये वैक्सीन आपके लगती है। 0, 6 मंथ, 3 मंथ, और फिर हर 5वें साल बाद में आपको लगानी है बूस्टर डोज। क्या लगानी है? बूस्टर डोज। अच्छा, वैक्सीनेशन क्या है? आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, जिसके अंदर आपके जो भी बीमारी का कारक है, जो भी पैथोजन है, उसको क्या किया जाता है? 3 फॉर्म में दिया जाता है। या तो उसका मटेरियल तनु करके दिया जाता है, एटीन्यूटेड, ठीक है, या फिर किल्ड वैक्सीन दी जाती है, किल्ड बैक्टीरिया या वायरस दिया जाता है। तीसरा आता है रिकॉम्बिनेंट करके दिया हुआ, जिसमें संश्लेषित करके उसका कुछ न कुछ मटेरियल निकाल के दिया जाता है। हालांकि वो बीमारी नहीं करता है, लेकिन उसके खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसके कारण आपका इम्यूनाइजेशन हो जाता है। हेपेटाइटिस
कंप्लीट। नेक्स्ट जो आती है आपकी कुछ बीमारियां हैं जिसके अंदर आपका कॉमन कोल्ड जो होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा डिजीज, ये आपका जनरल कॉमन कोल्ड जो होता है वो आपकी बीमारी होती है। ये जो भी वापस वायरस आते हैं इसके अंदर होते हैं, एक तो H1N1 जो आता है आपका इसके अंदर आता है, और एक H3N2 आता है, इसके कारण होने वाले वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसके कारण होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं आपके कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आते हैं। अब इन्हीं इन्फ्लुएंजा का जो एक बिगड़ा हुआ रूप है वो आपका है स्वाइन फ्लू, सार्स और कोविड-19। ठीक है, नेक्स्ट जो ले रहे हैं आपका स्वाइन फ्लू। जैसा कि नाम से विदित है, ये स्वाइन यानी सूअर के अंदर, सूअर से पहले फैला फिर इंसानों में फैला, सूअर से इंसानों में फैला, सूअर से इंसानों में फैला स्वाइन फ्लू। इसके अंदर भी वही वायरस है H1N1 RNA वायरस होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है क्या है, आपको तेज बुखार आता है और उसके साथ आपको आती है फटीग और सूखी खांसी हो सकती है, आपको कफ हो सकता है। ठीक है, और सीवियर फॉर्म में यह आपको क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है, सांस में दिक्कत करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है, जिसके कारण कई लोगों को वेंटिलेटर पे आना पड़ा। जैसे इस बार कोरोना फैला वैसे कि वैसे 2009 के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ था चाइना से, चाइना से ये डिजीज अपने यहाँ फैली थी स्वाइन फ्लू की। ठीक है, स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग दी गई थी उसको कहते हैं ओसेल्टामीविर, ओसेल्टामीविर 75, ये उसके अंदर ट्रीटमेंट दी गई थी और सांस की दिक्कत होने पर उन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया था, वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया था। इन्फ्लुएंजा डिजीज। ऐसी की ऐसी एक डिजीज आती है सार्स, SARS, सार्स, जिसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें गंभीर रूप से सांस की बीमारियां होने लगी थी। इसका भी कारण वापस जो RNA वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस होते थे उन्होंने किया था, और ये 2003 के अंदर आई थी, 2003 के अंदर फैली थी। ठीक है, इसमें भी वही लक्षण आते हैं, फीवर होता है, आपका कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आते हैं, लास्ट में जाकर के सांस की तकलीफ करने लगती है, सार्स। फिर आता है आपका कोविड-19, कोविड-19, कोविड-19 जो था वो आपके कोरोना वायरस के कारण फैला था, जो कि एक RNA वायरस है। यह वापस फैला था आपका 2019 में, इसीलिए इसको 2019 में कहा गया था। अच्छा, इस वायरस की जो सबसे बड़ी एबिलिटी थी वो अपने अंदर म्यूटेशन कर रहा था। क्या कर रहा था, म्यूटेशन कर रहा था, जिसके कारण हर बार इसका एक अलग स्ट्रेन आ रहा था, जिसके अलग अलग नाम दिए गए थे। ठीक है, इसके अंदर भी सिम्टम्स क्या आए थे, फीवर आया था। ठीक है, कुछ लोगों में लक्षण थे और कुछ में नहीं भी थे, फीवर आया था। फिर क्या था, आपको कॉमन कोल्ड के फीचर्स भी आए थे, कॉमन कोल्ड के फीचर्स आया था। एक फीचर बताया गया था लॉस ऑफ टेस्ट, आपको स्वाद का पता नहीं लगता था इसके अंदर। ठीक है, ये चीज आ गई थी। फिर धीरे धीरे आगे जाकर के ये क्या करता था, न्यूमोनाइटिस करता था और सांस में दिक्कत आने लग जाती थी। न्यूमोनाइटिस फेफड़ों का इन्फेक्शन कर देता था और सांस में दिक्कत आने लग जाती थी, जिसके कारण मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती थी। जो सेकंड वेव आई थी कोविड-19 की वो बहुत ज़्यादा घातक साबित हुई थी। अच्छा, इसमें जो जांच की गई थी उसको कहते हैं RT-PCR। इसका पता कैसे लगता था, RT-PCR टेस्ट से पता लगता था। RT-PCR का फुल फॉर्म है रिकॉम्बिनेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थ्रोट से आपका एक स्वैब लिया जाता था, उस स्वैब का फिर सीरोलॉजिकल उस चेन को बना करके उसको जांच की जाती थी, जिसको कहते थे RT-PCR टेस्ट। ठीक है, वैसे इसके अंदर होता क्या था कि कोविड-19 जो क्या कर रहा था, इसका एक लक्षण ये आया था कि ये जो आपकी रक्त वाहिकाएं होती थी उसके अंदर ब्लड को क्या कर रहा था, गाढ़ा कर रहा था, जिसके कारण आगे जा करके दिक्कतें आ रही थी और समस्या हो रही थी। ठीक है, कोविड-19 के बाद में कुछ वेक्टर बोर्न डिजीजेज आती हैं जिसमें वायरस है, जैसे कि आपका डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया है, डेंगू, चिकनगुनिया। डेंगू के अंदर जो आपका एडिस मच्छर जो होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर, वो आपका इसका बीमारी का कारण बनता है, वाहक होता है, और रोग का कारण जो होता है वो आपका एक वायरस है, आपका जो अरबो वायरस फैमिली का ग्रुप है, अरबो वायरस के अंदर आता है। अरबो वायरस फैमिली के अंदर आता है। अब इसके जो लक्षण जो आते हैं ना, वो आता है आपका बुखार तो तेज होगा ही होगा आपको, लेकिन तेज सिर दर्द इसकी एक टिपिकल पहचान है, विशेष पहचान। तेज सिर दर्द होने लगता है और बदन दर्द रहता है, इसके अंदर बदन दर्द रहता है। ठीक है, ये चीज होती है इसके अंदर। अब डेंगू का जो डेंगू टेस्ट होते हैं उसके द्वारा इसका पता लगता है। इसकी एक जो बुखार के अंदर क्या होता है कि आपके प्लेटलेट्स के अंदर टूटने लगते हैं, प्लेटलेट्स टूटने लगते हैं, प्लेटलेट्स घटने लगते हैं। इसके कारण इन मरीजों को अगर सीवियरिटी में प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। एक डेंगू का जो सीवियर फॉर्म है डेंगू की, एक घातक रूप और आता है जिसको डेंगू हेमरेजिक शॉक कहते हैं, डेंगू हेमरेजिक शॉक कहते हैं, शॉक कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि प्लेटलेट्स तो वैसे इस बीमारी का जैसे पता चल रहा है कम हो रही है, तो उसके कारण ब्लीडिंग हो जाने लगती है। ब्लीडिंग होने की वजह से बीपी इतना लो हो जाता है कि पेशेंट शॉक में आ जाता है। इस पेशेंट के अंदर फैटल चेंजेस होते हैं, आदमी को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, यह आ गया आपका डेंगू। चिकनगुनिया भी वापस जो आपके हैं मच्छर के द्वारा होने वाला बीमारी है, जो अल्फा वायरस के कारण होता है। यह भी वापस मच्छर के कारण होता है, और इसके अंदर जो वायरस है वो आपका अल्फा वायरस होता है। कौन सा होता है? अल्फा वायरस होते हैं। अब इसके अंदर जो आपका जांच होता है कि बुखार तो रहता ही रहता है, ठीक है, लेकिन तेज जोड़ों में दर्द रहता है। क्या रहता है साहब? जोड़ों में दर्द रहता है, जॉइंट वगैरह के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जॉइंट पेन शानदार होता है। ठीक है, इसके लक्षण काफ़ी दिन तक रहते हैं, और इसके लिए आपको जांच भी वापस वही RT-PCR जांच होती है या सीरोलॉजिकल टेस्टेज होते हैं, जिससे इसका पता लगता है चिकन गुनिया। अच्छा, एक अभी मैंने पढ़ाया था एनसेफेली ब्रेनसेफेली के अंदर, जिसमें जीका वायरस नाम की एक डिजीज होती है, जीका वायरस डिजीज। जीका वायरस क्या है? एक फ्लेवी वायरस ग्रुप का डिजीज होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उनको यह ज़्यादा अफेक्ट करता है। और प्रेग्नेंट लेडीज का जो बच्चा होता है, बेबी जो होता है, उसको क्या होता है कि उसके जो ब्रेन का जो है सही डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बच्चे का जो ब्रेन होता है वो या तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर होगा, जिसको कहेंगे एनसिफेली, और या फिर जो बच्चा होगा वो माइक्रोसिफेली होगा। क्या होगा? माइक्रोसिफेली, दिमाग बहुत ही छोटा होता है। ये इसका कारण था। जीका वायरस जो है मच्छर काटने के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? मच्छर काटने के कारण फैलता है। ओके। ऐसी एक डिजीज और आती है आपके
वायरल डिजीज में ईबोला। ईबोला ये जो है आपके अफ्रीका के अंदर ईबोला रिवर है, अफ्रीका के अंदर ईबोला रिवर है, उसके आसपास इसकी डिस्कवरी हुई थी। कहाँ हुई थी? अफ्रीका के अंदर। ठीक है, इसके कारण इसका नाम ही ईबोला डिजीज रख दिया गया था। इसका जो वाहक है माना जाता है, जो आपके चमगादड़ होते हैं, चमगादड़, वो भी कौन से? फ्रूट बैट, जो फल वगैरह खाते हैं, वो वाले बैट इसके वाहक माने गए हैं। इसमें होता क्या है साहब, इसका जो वायरस आता है वो जो आता है वो क्या करता है वापस आपका, कि इसके अंदर पेशेंट को फीवर आता है। क्या आता है? फीवर आता है और डायरिया होता है, फटीग होती है। क्या रहती है? फटीग रहती है। लेकिन इस फीवर के साथ साथ में थोड़ा से आगे बढ़ करके पेशेंट्स को ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, ये ब्लीडिंग आपके तो कफ में हो सकती है, खांसी में हो सकती है, ठीक है, वॉमिट में हो सकती है, वॉमिट के थ्रू हो सकती है, या फिर आपके इंटरनल शरीर के अंदरूनी अंगों के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो आपके इस बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको टच आते ही फैल जाती है। बॉडी फ्लूइड्स के टच में आते ही ये बीमारी से फैल जाती है, इसका संक्रमण हो जाता है। तो ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीजेस हुआ करती थी। ठीक है, तो ऐसे मरीजों का क्या करते थे कि उनको लास्ट में अंतिम संस्कार के दौरान उनको जलाया जाता था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी थी इबोला डिजीज। इबोला डिजीज जो है वो आपके वापस कौन सा वायरस था? फ्लेवी वायरस। ओके, लिख देता हूँ, फ्लेवी वायरस के कारण होती है इबोला डिजीज। अच्छा, इबोला तो निकली अफ्रीका के अंदर। ऐसी एक डिजीज है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। अच्छा, वापस ये सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुई थी? जापान के अंदर डिस्कवर हुई थी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है। एन्सेफेलाइटिस का मतलब है मस्तिष्क का कोई प्रकार का शोथ हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको कहते हैं आपका मस्तिष्क शोथ हो जाना, मस्तिष्क का इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस तो आपका वायरल डिजीज के कारण होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को क्या है कि सबसे पहले तो आता है फीवर। क्या आता है साहब? फीवर आता है। फीवर आने के बाद में पेशेंट जो है उसका जो बिहेवियर है, बर्ताव है, व्यवहार जो है उसके अंदर डिफरेंट आने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, बिहेवियरल चेंजेज आने लग जाते हैं। मरीज का जो कोऑर्डिनेशन वगैरह वर्किंग प्रोसेस है वो बदल जाती है। ठीक है, गर्दन के अंदर जकड़न आ जाती है, गर्दन के अंदर जकड़न आ जाती है, गर्दन के अंदर जकड़न या अकड़न आ जाती है। और सीवियर फॉर्म के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि मरीज बेहोशी के अंदर जाने लग जाता है। ठीक है, और मरीज को क्या आने लग जाते हैं? दौरे, जो कहते हैं ना, कन्वल्जन आने लग जाते हैं, सीजर्स आने लग जाते हैं, झटके जैसे कन्वल्जन्स आने लग जाते हैं। ये चीज़ें इसके अंदर होती है एन्सेफेलाइटिस। कन्वल्जन आएंगे क्यों? क्यों? यह कि ब्रेन के अंदर ये इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है? नर्व इम्पल्सेस डिस्टर्ब होते हैं, उसके कारण मरीज को ताने आने लग जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो बीमारी का जो बचाव है वो वापस क्या है कि इसके अंदर वैक्सीन लगने लग जाइए। क्या लगने लगी है? वैक्सीन लग जाए। आउटब्रेक के टाइम इसको प्रोफिलैक्सिस के या बचाव के लिए क्या करते हैं? वैक्सीन लगाई जाती है। फैलता क्यों है? ये भी मच्छर काटने के कारण फैलता है। तो वाहक होता है इसका, वो आपका होता है मच्छर। वाहक इसका क्या होता है? मच्छर काटने के कारण होता है। और पॉजिटिव वायरस जो होता है वापस आपका एक फ्लेवी वायरस होता है। ठीक है, वो जो वाहक और कारक जो है आपका, वो आपका है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस ये हो गया आपका जापानीज एन्सेफेलाइटिस।
एनसेफेलाइटिस। अच्छा, चिकन पॉक्स के जैसे एक डिजीज और होती है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ये भी वायरल डिजीज है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये आजकल अपने यहाँ से इरेडिकेट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी, इरेडिकेटेड हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। होता क्या था इसके अंदर जो शरीर के अंदर दाने बनते थे और दाने के बाद में जो फफोले बनते थे, उसका एक अलग ही विचित्र तरीका होता था, उसका एक पैटर्न होता था, जिसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर जो फफोलों के अंदर गड्ढे पड़ जाते थे, जिसको पस्ट्यूल्स बोलते थे। क्या बोलते थे? पस्ट्यूल्स। और उनके अंदर पस बन जाती थी, और बीमारी के ठीक होने के बाद भी इनके चेहरे के ऊपर या शरीर के ऊपर धब्बे रह जाते थे। क्या रह जाते थे? चेहरे के ऊपर धब्बे रह जाते थे। कई लोगों की आंखें भी इस इन्फेक्शन के कारण चली जाती थी। तो ये स्मॉल पॉक्स डिजीज थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। चिकन पॉक्स की तरह इसका पैटर्न रहता था, लेकिन जो इसके फफोले बनते थे उसका पैटर्न अलग होता था। उसके अंदर फफोलों के अंदर गड्ढा पड़ता था, और गड्ढे पड़ने के बाद उसमें मवाद पड़ जाती थी, और लंबे टाइम तक रहने के बाद में ठीक होते थे, और फिर उसके बाद उसके अंदर चकते जो निशान ताउम्र मरीजों के ऊपर रह जाते थे। ये हो गया आपका स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। ओके, फिर आता है आपका येलो फीवर। येलो फीवर ये भी वापस मच्छर काटने से होने वाली बीमारी है। ठीक है, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के कारण होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फीवर और पीलिया होता है। मरीज को क्या होता है? फीवर और जॉन्डिस होता है। ठीक है, और यही चीज है इसके जॉन्डिस का, यानी कि पीलिया के कारण इसको येलो फीवर कहा जाता है। ठीक है, फीवर जो आता है आपका कंपकंपी के साथ आता है। ठीक है, लंबे टाइम तक रहने पर इसके मलेरिया जो जॉन्डिस का एक साइड इफेक्ट रहता है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग में भी क्या हो सकता है, ज़्यादातर आपके वॉमिट में निकलता है, या फिर आपका जीआई ट्रैक्ट के थ्रू दस स्टूल के साथ में निकलता है, तो उसको कहते हैं मेलेना, और वो आपका वॉमिट के रूप में आ सकता है। ये चीज़ है, इसकी भी आजकल वैक्सीन लगती है। डेंगू जैसा एक रह गया है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये भी मच्छर काटने से बीमारी होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, बुखार के साथ में आपको जॉइंट पेन रहता है काफी टाइम तक। क्या रहता है? जॉइंट पेन बहुत ज्यादा रहता है। बुखार आता है, बुखार के साथ में इसमें जॉइंट पेन बहुत ज्यादा रहता है चिकनगुनिया के अंदर। ठीक है, और कुछ कुछ शरीर पे क्या है, रैसेज होते हैं, लाल चकते जैसे हो जाते हैं, उसको कहते हैं। ये मच्छर के कारण होता है, और ये भी वापस अल्फा वायरस के कारण होने वाली डिजीज है। ओके, जांच इसकी भी आरटीपीसीआर है या फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के थ्रू चिकनगुनिया की जांच होती है। अब ये जो डिजीजेज मैंने पढ़ाई है, इसमें कुछ डिजीजेज जो मच्छर के कारण हो रही है, वाहक कहते हैं, तो वेक्टर बोर्न डिजीजेज भी आपकी इसके साथ हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपके बैक्टीरियल डिजीजेज और अदर डिजीजेज हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।